हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूबटेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट जेएस का एक डिटेल्ड रोड मैप देखने वाले हैं। तो हम लोग समझने वाले हैं कि एज अ बिगिनर जब आप रिएक्ट जेएस को स्टार्ट करते हो तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, किन किन चीजों को किस तरीके से पढ़ना है और इनको पढ़ते हुए एक इंटरमीडिएट रिएक्ट जेएस डेवलपर आप कैसे बन सकते हो। ये जो रोड मैप है ये आपको एक इंटरमीडिएट रिएक्ट जेएस डेवलपर तक लेके जाता है। ये वो सारी चीजें आपको समझाने के लिए है जो आपको एसेंशियली आनी चाहिए रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट में एक जॉब क्रैक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बिगिनिंग की, जो कुछ क्वेश्चंस के साथ होती है कि रिएक्ट जेएस एक्चुअली है क्या, रिएक्ट जेएस को क्यों बनाया गया और रिएक्ट जेएस मुझे कब सीखनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रिएक्ट जेएस क्या है। रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। जैसे कि जेक्वेरी भी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, वैसे ही रिएक्ट जेएस भी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जेक्वेरी को आप छोटे मोटे विजेट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन रिएक्ट उससे कई ऊपर है। मतलब रिएक्ट जेएस को आप अगर एक छोटा सा लैंडिंग पेज भी बनाना हो तब यूज नहीं करोगे। रिएक्ट जेएस को तब यूज करोगे जब आपको एक कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड बनाना हो। कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जिसपे एक क्लिक पे 4 चीजें ट्रिगर होती हो, या लेट से आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जिसमें बहुत सारी चीजों को एट अ टाइम मैनेज करना पड़ता है, तब आप रिएक्ट जेएस की तरफ देखोगे। तो रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड बनाने में हेल्प करती है। अब रिएक्ट जेएस क्यों एग्जिस्ट करती है ये समझते हैं। तो गाइस रिएक्ट जेएस फेसबुक का एक प्रोडक्ट है, मतलब फेसबुक ने ही बनाया है रिएक्ट जेएस को। और फेसबुक ने रिएक्ट जेएस क्यों बनाया था? तो फेसबुक में एक प्रॉब्लम अराइज होती थी जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी। फेसबुक बार बार इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करता था, बट जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी उससे वो सॉल्व नहीं हो पा रही थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी कि जब भी फेसबुक पे कोई मैसेज आता है तो आपने कई बार देखा होगा फेसबुक पे ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है, और उस नोटिफिकेशन पे जब आप क्लिक करते हो तो पॉपअप खुल जाता है, और उस पॉपअप में आपने अगर मैसेज पढ़ लिया है तो ऑब्वियसली ऊपर से नोटिफिकेशन तो चली जानी चाहिए। बट वो नोटिफिकेशन जाती नहीं थी। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से फेसबुक को वो एक प्रॉब्लम आ रही थी। तो फेसबुक ने क्या किया? फेसबुक ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसको फैंटम प्रॉब्लम बोलते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए फेसबुक ने रिएक्ट जेएस को बनाया था। तो फेसबुक ने रिएक्ट जेएस को बनाया, फिर इनिशियली रिएक्ट जेएस को यूज किया, एंड देन फेसबुक ने रिएक्ट जेएस को ओपन सोर्स कर दिया, जिसकी वजह से आज हम यूज कर पा रहे हैं। लेकिन जो रिएक्ट जेएस आज हम यूज कर रहे हैं, जिस लेवल का परफॉर्मेंस या रिएक्ट जेएस जो आज देता है, जिस तरीके के फीचर्स, वो उस टाइम पर नहीं थे। विद टाइम धीरे धीरे रिएक्ट जेएस में ये फीचर्स आ गए हैं जो आज हम यूज करते हैं और जो इस रोड मैप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हु शुड लर्न रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस एक्चुअली सीखना तो है, बट किसके लिए रिएक्ट जेएस इंपॉर्टेंट है? तो रिएक्ट जेएस उस वेब डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट है या उस फ्रंट एंड डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड्स वगैरह पे काम करने वाला है। लेट से कोई एक ऐसा डेवलपर है, या लेट से कोई चाहता है कि मुझे सिर्फ सिंपल लैंडिंग पेजेस ही बनाने हैं और मैं उन लैंडिंग पेजेस पर ही अपना पूरा पूरा फोकस रखता हूँ, तो रिएक्ट जेएस पर आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्ट जेएस सिर्फ इतने छोटे से कामों के लिए नहीं है। या लेट से आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आप कोडिंग नहीं करना चाहते, तो तब भी रिएक्ट आपके लिए नहीं है, क्योंकि कोडिंग आपको करनी पड़ेगी। तो रिएक्ट उन लोगों के लिए अच्छा है जो फ्रंट एंड में कोडिंग करते हुए कॉम्प्लेक्स वेबसाइट या वेब एप्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे रिएक्ट जेएस सीखना है, तो रिएक्ट जेएस सीखने से पहले रिएक्ट जेएस सीखने के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट जो है वो है HTML, फिर दूसरा है CSS और तीसरा है जावास्क्रिप्ट। ये सिर्फ रिएक्ट सीखने के प्री रिक्विजिट्स नहीं है, ये दुनिया की कोई भी वेब टेक्नोलॉजी अगर आप सीख रहे हो, या लेट से आप PHP सीखना चाह रहे हो, या नोड सीख रहे हो, जावा को सीखना चाह रहे हो, कुछ भी आप सीखना चाह रहे हो, तब भी आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 बेसिक चीजें अच्छे से सीखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। अब HTML CSS की हम ज्यादा इसमें बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे इसमें जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट को किस लेवल तक मुझे सीख लेना चाहिए सो दैट कि मैं रिएक्ट जेएस पे काम कर पाऊँ। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट खुद अपने आप में बहुत बड़ी एक लैंग्वेज है, या मैं कहूँगा कि जावास्क्रिप्ट अपने आप में बहुत डीप है। तो पूरी जावास्क्रिप्ट आप नहीं सीख सकते हो। अगर आप पूरी जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो तो बहुत एक अच्छा खासा टाइम चला जाता है, और ऑब्वियसली हम रिएक्ट जेएस इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम उससे कुछ आउटकम निकालना चाहते हैं। तो इनिशियली हम जावास्क्रिप्ट में कुछ बेसिक बेसिक चीजें सीखते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है ये हमने सीख लिया। कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, स्कोप कैसे डिक्लेयर होता है जावास्क्रिप्ट में, ये कुछ बेसिक चीजें आपने सीख ली।
और जब आप इस पे अच्छे से कुछ छोटे मोटे एक्सरसाइज कर पा रहे हो, तब आप आ जाते हो जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पे। जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट क्लास से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में डेट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, तो हम डेट ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या जावास्क्रिप्ट में उस डेट ऑब्जेक्ट को कैसे यूज किया जाता है, या जावास्क्रिप्ट का जो जेसन ऑब्जेक्ट है वो कैसे पार्सिंग करवाता है, जावास्क्रिप्ट का मैथ ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, ये कुछ छोटी छोटी चीजें आप यहाँ पर सीख लेते हो अपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाले सेक्शन में। जब आप इतना सीख चुके हो तब आप आते हो द माइटी डॉम पे। तो गाइस डॉम क्या है? डॉम ही वो चीज है जो जावास्क्रिप्ट को एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि डॉम की मदद से ही तो आप जावास्क्रिप्ट पे सब कुछ कर पा रहे हो। तो आपको डॉम को एक अच्छे लेवल पे सीख लेना है। मतलब डॉम आप ऊपर ऊपर से नहीं सीखेंगे, डॉम को आप अच्छे लेवल पे सीखेंगे। डॉम के साथ आप ये सीखेंगे कि कैसे इवेंट्स को ट्रिगर करते हुए कैसे हम पूरी मैनिपुलेशन करते हैं, ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन किस तरीके से काम करता है, कैसे आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको डॉम में अच्छे से सीखना है और साथ साथ में प्रोजेक्ट्स बनाना है। मतलब आपने जब डॉम सीखा तब आपने एटलीस्ट 5 से 6 प्रोजेक्ट्स बनाए हो, इस तरीके से आपको सीखना है। जब ये सीख लिया आपने, मतलब अब आपको है कि कॉन्फिडेंस, मैंने डॉम भी सीख लिया और मुझे इतनी जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ गई है, तब आप जाते हो नेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट के असिंक्रोनस बिहेवियर को समझते हो। मतलब आप ये समझोगे कि असिंक अवेट कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस क्या होते हैं, प्रॉमिस हैंडलिंग क्या होती है, प्रॉमिस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉमिस को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, या प्रॉमिसेस कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में कवर हो जानी चाहिए। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है तब आप नेक्स्ट आ जाते हो और HTTP रिक्वेस्ट कैसे काम करती है ये समझते हो। प्रॉमिस को समझने से पहले HTTP रिक्वेस्ट पे नहीं जाना है, वरना आप सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे। तो HTTP रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट में कैसे मैनेज की जाती है, और उस HTTP रिक्वेस्ट से एक्सटर्नल डेटा को फैच करके डॉम के साथ इंप्लीमेंट करके अगर आप 2-3 और प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो दैट विल बी वेरी ग्रेट। तो इतना करने के बाद अब फाइनल जो आपको जावास्क्रिप्ट में सीखना होता है वो होता है आपके इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स। ये सब कुछ जब आप सीखते हो तब आप जावास्क्रिप्ट में एक अच्छे लेवल पे ट्रेन हो जाते हो, जिससे मैं सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम आपने 10 प्रोजेक्ट्स छोटे बड़े लेवल के यहाँ पर बना लिए हो। अब क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ गई है तो आपका कॉन्फिडेंस रिएक्ट पे नहीं हिलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो रिएक्ट जेएस में जो जेएस है उसका मतलब ही जावास्क्रिप्ट है। तो अब जावास्क्रिप्ट क्योंकि हमने कवर कर ली है तो प्री रिक्विजिट्स वाला सेक्शन खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें किस पे जाना है? हमें जाना है रिएक्ट जेएस की स्टार्टिंग पे। तो ये जो सेक्शन अभी आप देख रहे हो ये एक्चुअली रिएक्ट जेएस की स्टार्टिंग है। तो रिएक्ट जेएस की जो शुरुआत कर रहे हैं हम, वो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं किससे? कमांड लाइन इंटरफेस से। तो हम रिएक्ट जेएस में कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि हम बात कर रहे हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप नाम के एक टूल की। अब क्रिएट रिएक्ट ऐप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसमें कोई बहुत खास चीज है नहीं बताने जैसी, बट आई सजेस्ट कि क्रिएट रिएक्ट ऐप एक्चुअली क्यों काम कर रहा है या एक्चुअली क्यों यूज करना है वो समझना जरूरी है। क्रिएट रिएक्ट ऐप एग्जिस्ट तो करता है, बट उसके होने से फायदा क्या है, और वो आपको किस तरीके के जो फोल्डर्स एंड फाइल्स बना के दे रहा है वो क्यों बना के दे रहा है, या वो फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या जरूरी है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप ही बना कर दे। ऐसी थोड़ी सी कुछ थियोरेटिकल चीजें हैं जो आपको समझ लेनी है, जिससे आपको थोड़ा ना अच्छे से समझ आता है कि रिएक्ट है क्या। अब क्योंकि आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट स्टेप पर आप जाते हो और हम बात करते हैं डेटा फ्लो की। तो डेटा फ्लो का मतलब यह है कि रिएक्ट में डेटा ट्रैवल कैसे करता है। अब होता क्या है कि क्योंकि आप रिएक्ट जैसे एप्लीकेशन को डायरेक्टली इंस्टॉल करते हो ओवर द इंटरनेट, तो सब कुछ पहले से बना बनाया मिलता है, आपने तो कुछ नहीं किया। रिएक्ट आपको सजेस्ट कर देता है कि ये पर्टिकुलर कमांड चला दो और आपका ऐप जो है वो चल जाएगा। अब जब ये ऐप चल रहा है तो ये समझना जरूरी है कि app.js नाम की जो फाइल है उससे index.js में डेटा कैसे जाता है, और index.js फिर उसको HTML पे कैसे भेजती है। क्योंकि app.js पहले से एग्जिस्ट करती है इसलिए मैंने app.js लिखा हुआ है, बट जो डेटा एक्चुअली है वो फ्लो कैसे करता है, ये जब आपको समझ में आ जाता है तब आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि वाई रिएक्ट जेएस इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट जेएस को एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बोला जाता है, बट वो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों बोला जाता है वो रीजन है इस फ्लो के अंदर छुपा हुआ। मतलब जो index.html है उसके थ्रू कैसे डेटा मुझे दिख रहा है वो आपको अगर समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या है। तो अब क्योंकि आपको डेटा फ्लो समझ में आ चुका है, काफी लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको स्किप ना करें, क्योंकि जब आपको ये समझ में आएगा
तब हम नेक्स्ट बढ़ पाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, जो कि है कंपोनेंट्स। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो कंपोनेंट्स में अपने आप में मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन की हुई है, तो इनको एक एक करके समझते हैं हम लोग। और सबसे पहली चीज जो हमें कंपोनेंट में समझनी है वो ये है कि दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हैं और फंक्शन। तो दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हैं और दूसरे हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं। जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स में आप जावास्क्रिप्ट की क्लास को यूज करते हो और फंक्शनल कंपोनेंट में आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को यूज करते हो। बट इतना ही एक डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम अब पूरी तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट पे शिफ्ट हो चुके हैं। ये मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि रिएक्ट 16 के बाद आप पूरी तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट पे काम कर सकते हो। एंड आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज की डेट में फंक्शनल कंपोनेंट्स को ही 100% यूज किया जाता है। तो आपको भी फंक्शनल कंपोनेंट्स को ही फॉलो करना है। हाँ, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स सीख जरूर लेना है, बट हम फॉलो जो करने वाले हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट्स को ही करने वाले हैं। तो ये जो पूरा रोड मैप अभी आप आगे देख रहे हो ये भी फंक्शनल कंपोनेंट्स पर ही बेस्ड है। अब कंपोनेंट्स के बेसिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कंपोनेंट्स के बेसिक्स में जो सबसे पहली चीज आती है वो है JSX। JSX यानी जो आपके कंपोनेंट का आउटपुट है। मतलब हम लोग अभी एक फंक्शनल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन में क्या होता है, आप फंक्शन को कुछ इनपुट देते हो, फंक्शन इंटरनली कुछ प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। सेम तरीके से जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स में भी JSX कंपोनेंट का आउटपुट है, प्रॉप्स कंपोनेंट के लिए इनपुट है और स्टेट कंपोनेंट का इंटरनल स्टोरेज है। तीन चीजें हैं यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको समझनी जरूरी है, और इनका वर्किंग तो आपको अच्छे से समझना ही समझना, क्योंकि रिएक्ट का बेस ही है ये। तो सबसे पहले JSX यानी जावास्क्रिप्ट एंड XML कैसे काम करता है, प्रॉप्स यानी कि जो इनपुट है वो कैसे काम करता है, और स्टेट यानी जो आउटपुट आपको मिलता है वो कैसे काम करता है। तो JSX, प्रॉप्स और स्टेट, ये तीन चीजें आपको अच्छे से समझनी है। और क्योंकि आप स्टेट यूज कर रहे हो एक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, तो यूज स्टेट नाम का जो हुक है वो कैसे काम करता है वो भी आपको अच्छे से समझ लेना है। जब ये आपका कवर हो गया तब आप आ जाते हो दो और चीजों को समझने पे। पहली चीज है कंडीशनल रेंडरिंग, यानी किसी भी डेटा को कंडीशनली हम रेंडर कैसे करवाते हैं। तो डेटा को कंडीशनली रेंडर करने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि लेट से आप किसी की एज अगर 15 या 18 से ज्यादा है या कम है, उसके बेसिस पे आप डेटा रेंडर करवाने का तरीका या डेटा रेंडर करवाने की स्टाइल अलग चेंज करना चाहते हो। जैसे कि कोई यूजर है जिसकी एज लेट से हमने बोल दिया कि यूजर की एज 18 से ज्यादा है, तो अगर 18 से ज्यादा है तो उसकी जो रो है वो रेड कलर की होनी चाहिए। उसकी जो रो है वो हमें किस कलर की दिखानी है, रेड कलर की दिखानी है। और जो 18 से कम है उनकी रोज ब्लू कलर की दिखानी है। तो अगर ऐसा कुछ लॉजिक मुझे लगाना पड़ रहा है तो उस केस में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कंडीशनल रेंडरिंग की। तो कंडीशनल रेंडरिंग बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मुझे किसी डेटा को रेंडर करवाना है और कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रेंडर करवाना है, तो फिर मैं बात करता हूँ कंडीशनल रेंडरिंग की। अब कंडीशनल रेंडरिंग जब आपको समझ में आ चुका है, तब आप नेक्स्ट आ जाते हो CSS कैसे काम करती है उस पर। ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग के टाइम पे ही बात कर रहे हैं कि हमें रेड कलर ब्लू कलर दिखाना है, तो इस चीज को आप ऊपर भी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि पहले मैंने इनलाइन CSS और एट्रीब्यूट समझ लिए और उसके बाद में मैंने किसकी बात की, कंडीशनल रेंडरिंग की बात की। तो जब आपने CSS की वर्किंग, CSS को कैसे यूज करते हैं और रिएक्ट के अंदर यानी JSX के अंदर एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करते हैं ये समझ लिया, तब आपका बेसिक क्लियर हो चुका है। मतलब आपको ये समझ में आ चुका है कि कंपोनेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, कंपोनेंट को किस तरीके से बनाया जाता है, कंपोनेंट में आउट इनपुट कैसे दिया जाता है, कंपोनेंट के अंदर स्टेट को कैसे मैनेज किया जाता है, कंपोनेंट में प्रॉप कैसे काम करता है, कंपोनेंट की इनलाइन CSS कैसे काम करती है और कंपोनेंट में कंडीशनल रेंडरिंग कैसे होती है। अब फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूँ, फिर से एक बार इस चीज पे हम हाईलाइट करेंगे जो कि है स्टेट। स्टेट को आपको इसलिए बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि रिएक्ट में एक फ्रेज है, रिएक्ट इज अ गेम ऑफ स्टेट। मतलब रिएक्ट जेएस पे अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको सिंपली स्टेट के साथ खेलना आना चाहिए। अगर आप स्टेट को मैनिपुलेट कर सकते हो तो आप रिएक्ट में कुछ भी कर सकते हो। तो अब ये आपके बेसिक्स यहाँ पर क्लियर हो गए। उसके बाद जो मॉड्यूल आता है वो है रिएक्ट में रेंडरिंग का मॉड्यूल। तो रेंडरिंग का सिंपल सा मतलब होता है जो आपका कोड बन रहा है उस कोड का आउटपुट जनरेट करना। ठीक है, जो फंक्शन है वो फाइनली आपको आउटपुट देने वाला है। तो रेंडरिंग में सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको सीखना है वो है लिस्ट रेंडरिंग, कि किस तरीके से मैं एक एरे को या किस तरीके से मैं एक ऑब्जेक्ट को JSX में कन्वर्ट करूं, यानी मैं बहुत सारा बल्क डेटा कैसे एक साथ में प्रिंट करूँ।
जब आपको ये समझ में आ जाता है, उसके बाद बारी आती है इवेंट्स हैंडलिंग की। इवेंट्स कैसे काम करते हैं? इवेंट्स में आप जितने भी इवेंट्स आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़े होंगे, वो यहाँ पर एग्जिस्ट तो करते हैं, बट काम करने का तरीका अलग है। तो वो कैसे काम करते हैं ये समझना है। और जब आप इवेंट समझ लेते हो, तब ये वाली चीज भी आप इसके साथ साथ ही क्लियर कर सकते हो कि चाइल्ड टू पेरेंट डेटा कैसे ट्रैवल करता है। तो रिएक्ट जेएस बहुत सिंपल से कंसेप्ट पे काम करता है, जिसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। मतलब पेरेंट तो चाइल्ड को डेटा दे सकता है, बट चाइल्ड पेरेंट को डेटा कैसे देगा, उसका कोई तरीका रिएक्ट जेएस को नहीं पता है। तो रिएक्ट जेएस क्या बोलता है कि चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफर करवाने के लिए मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है, बट आप इवेंट्स की हेल्प से ये काम करवा सकते हो। तो वो काम कैसे होता है वो भी आपको यहाँ पर सीख लेना है साथ साथ में। और फिर आपको बात करनी है रेफ्स की। तो रेफ्स क्या होते हैं? रेफ्स का बहुत सिंपल सा फंडा है। जो काम मेरे लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर या एचटीएमएल सीएसएस में आईडी करती थी, वही यहाँ पर मेरे लिए रेफ करता है। और रेफ को बनाने के लिए आप यूज रेफ का यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईडी नहीं लगा सकते, आईडी ऑब्वियसली लगा सकते हो, बट यहाँ पर आप मोस्टली रेफ का यूज करने वाले हो। अब जब आपका रेफ कवर हो जाता है, तब आप बात कर रहे हो किसकी? कंपोनेंट लाइफ साइकिल्स की। कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? तो एक जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के लाइफ में अलग अलग फेजेस होते हैं। अलग अलग फेजेस मतलब कि कंपोनेंट रेंडर हुआ, कंपोनेंट री रेंडर हुआ, कंपोनेंट अनमाउंट हुआ, इस तरीके के कुछ लाइफ साइकिल फेजेस होते हैं। और उन लाइफ साइकिल फेजेस को फंक्शनल कंपोनेंट में मैनेज करने का जो तरीका है, उसको बोलते हैं यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट की हेल्प से आप क्या करते हो? इस चीज को मैनेज करते हो। और यूज इफेक्ट हुक के हेल्प से कई सारे और काम आपके इजी हो जाते हैं। जैसे एपीआई फैचिंग इजी हो जाती है। जैसे आप लेट से कोई डेटा को स्टोर करवाना चाहते हो अपने ब्राउजर के अंदर और वहां से वापस निकालना चाहते हो, तो ऐसे छोटे मोटे और बहुत सारे काम यूज इफेक्ट की हेल्प से इजी हो जाते हैं। अब जब आपने रेंडरिंग समझ ली है, तो फिर वापस हम लोग आते हैं स्टाइलिंग पे। मतलब जो बेसिक्स में हमने स्टाइलिंग समझी थी, वो तो बस इनलाइन सीएसएस थी। अब हम यहाँ पर स्टाइलिंग के कुछ फ्रेमवर्क्स की बात कर रहे हैं, और स्टाइलिंग का एक तरीका जो रिएक्ट हमें एनेबल करके देता है, उसकी बात कर रहे हैं, जो कि कहलाता है सीएसएस मॉड्यूल्स। सीएसएस मॉड्यूल्स आपको एक फीचर देता है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट आपकी सीएसएस यूज करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ये एक बहुत अच्छा फीचर है, जो कि आपको तब समझ में आता है जब आपने थोड़ा एक अच्छे लेवल पे काम कर लिया होता है। मतलब आपने एटलीस्ट यहाँ तक पढ़ते पढ़ते 2-3 प्रोजेक्ट्स बना लिए होते हैं, तब आपको इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वरना आप इसको बेसिक्स में भी ले जा सकते थे। तो सीएसएस मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं ये समझ लेना है आपको। एंड फिर दो मोस्ट पावरफुल जो फ्रेमवर्क्स हैं, जिसको मैं तो ये मानता हूँ कि टेलविन सीएसएस को रिएक्ट के साथ ही यूज करना इज अ गुड ऑप्शन। क्योंकि टेलविन सीएसएस उसके अलावा तो आप कहीं यूज करोगे तो उसका कोई खास जो आउटकम है वो निकलता नहीं है, बट रिएक्ट के साथ निकल सकता है, क्योंकि रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड काम करता है। तो स्टाइलिंग में आप टेलविन सीएसएस को पढ़ सकते हैं, टेलविन सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जो कि मैं यहाँ से आपके लिए ओपन भी कर देता हूँ। ये टेलविन की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ से आप अपना टेलविन के यहाँ से आप रिएक्ट में टेलविन के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बारी आती है मटेरियल यूआई की। तो अगर आपने टेलविन सीएसएस पढ़ लिया है, तो मटेरियल यूआई आप अभी के लिए स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे मटेरियल यूआई भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। अल्टीमेटली बात यहाँ पर बहुत सिंपल सी है कि हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर दोनों जगहों पर काम क्यों कर रहे हैं? ताकि सीएसएस को इजी बनाया जा सके। तो स्टाइलिंग में आप इन दोनों चीजों को भी साथ साथ में कंसिडर कर सकते हो। फिर जब आपका स्टाइलिंग वाला पार्ट कवर हो जाता है, तो अभी भी हम कंपोनेंट्स के अंदर ही हैं। मतलब हम लोग अभी जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। तो अब जब आपका स्टाइलिंग वाला पार्ट कवर हो गया, उसके बाद आते हैं हुक्स। तो रिएक्ट में कई सारे हुक्स हैं, आप रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर उन सभी हुक्स की लिस्ट देख सकते हो। एंड कुछ कस्टम हुक्स भी आप बना सकते हो। कस्टम हुक्स का सिंपल सा सेंस ये है कि आप ऐसा एक फंक्शन बना रहे हो जो आपको रीयूज कर, जो आपके काम आएगा बार बार। तो इसी चीज को कस्टम हुक बोला जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग में यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं, वैसे आप कस्टम हुक्स भी बना सकते हो। जब ये सारी चीजें आपने कवर कर ली है, मतलब यहाँ तक आपने अच्छे खासे लेवल पे 3-4 प्रोजेक्ट्स भी बना लिए हैं, फ्लो भी समझ लिया है, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से रिएक्ट में आप कंपोनेंट्स को यूज लेते हुए, प्रॉप्स को यूज लेते हुए बड़ी यूआई कैसे बनाते हो। जब आपको इतनी सब चीजें समझ में आ जाती है, तब एक प्रॉब्लम अराइज होती है, जिसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। इस प्रॉब्लम को समझ के, मतलब इस प्रॉब्लम के बारे में समझ के, फिर आपको इन दोनों चीजों पर आ जाना चाहिए, जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड रिएक्ट रिडक्स।
पहले मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझे। कॉन्टेक्स्ट जो है वो इनबिल्ट एक तरीके से रिएक्ट का स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है, और रिडक्स जो है या रिएक्ट रिडक्स टूल किट जो है वो एक एक्सटर्नल पैकेज है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पहले आप बात करेंगे किसकी, कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से जब समझ लिया हमने, उसके बाद में हम किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्स की बात करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को मोस्टली लोग तो, जैसे मैंने आपके लिए इंटरमीडिएट लेवल में ही रिडक्स को रखा है, मोस्टली बिगिनर लोग भी रिडक्स पर जाते ही नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ो और रिडक्स भी पढ़ो। ओके, तो जब आपका ये पूरा पार्ट कवर हो गया तो आपको कंपोनेंट्स को मैनेज करना अच्छे से आ गया। अब जो कुछ बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें बचती है, जो कि बेसिक तो नहीं है बट छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले आपकी आ जाती है राउटिंग, यानी जो सिंगल पेज एप्लीकेशन आप बना रहे हो उस पे भी अगर आपको राउटिंग लगानी हो, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना हो, तो उसके लिए रिएक्ट राउटर को यूज करना होता है। रिएक्ट राउटर एक एक्सटर्नल पैकेज है, ये उसकी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर आकर रिएक्ट राउटर गूगल पे आप सिंपली सर्च भी कर सकते हो, और इस वेबसाइट पर आपको ये सब कुछ मिल जाता है। ऑल्दो ये जो अभी आप रोड मैप देख रहे हैं, इस रोड मैप की लिंक भी आपको आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं। एंड राउटर के बाद में, यानी राउटिंग समझ में आने के बाद में, हम यहाँ एपीआई कॉल की बात कर रहे हैं। ऑल्दो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि आप यहाँ भी एपीआई कॉल को समझ सकते हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ डेडिकेटेड एक सेक्शन रखा हुआ है एपीआई कॉल के लिए। तो अलग अलग तरीके से एपीआई को कॉल किया जा सकता है। जैसे एपीआई को कॉल किया जाता है फेच से, जो आप ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आ चुके होंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में मैंने सजेस्ट किया है कि आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट को समझो। तो फेच को कैसे यूज करना है रिएक्ट के अंदर, फेच यूज करने के साथ साथ आप फेच से थोड़ा सा ऊपर जाके एक्सियोस, ये एक अलग पैकेज है, इसको यूज कर सकते हो। ये भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट करवाने के लिए यूज होता है। एंड फाइनली एक और पैकेज आप यूज कर सकते हो, जो कि एक बार ये मैं हटा देता हूँ सारी चीजें। तो फाइनली एक और पैकेज आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, जो कि है आपका रिएक्ट क्वेरी। ये भी आपके एपीआई फेच करने के लिए काम में आता है। अब तीनों में फर्क क्या है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड है कि आपको बार बार प्रोमिसेस हैंडल करने पड़ेंगे, मल्टीपल लेवल पे प्रोमिसेस हैंडल करने पड़ेंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा उस काम को ईजी बना देता है, ये आपको डेटा तुरंत ला के दे देता है, और कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स भी आप यहाँ कर सकते हो। एंड रिएक्ट क्वेरी में आप री रेंडर्स को या फिर और कुछ टाइम बाद रिफ्रेश जो होते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर एनेबल करके रख सकते हो। तो इन तीनों चीज़ों को आप एपीआई कॉल के टर्म्स में अच्छे से समझ लेते हो अगर, तो आपको रिएक्ट जेएस में किसी भी टाइप का एक एप्लीकेशन इजीली बनाना आ जाता है, जिसमें आप एक्सटर्नल डेटा को भी ला पा रहे हो, राउटिंग भी कर पा रहे हो, स्टेट को भी मैनेज कर पा रहे हो, एंड बहुत सारी चीज़ें और कर पा रहे हो। जैसे जनरली हम अपने ट्रेनिंग्स में क्या करते हैं कि यहाँ आते आते, मतलब जिस लेवल पे अभी हम पहुंचे हैं, वहां आते आते तो हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनवा देते हैं, जिससे स्टूडेंट को एक पूरा फ्लो समझ में आ जाता है। तो एपीआई कॉल वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाने के बाद आप नेक्स्ट आ जाते हो किस पे, फॉर्म हैंडलिंग वाले पार्ट पे। अब फॉर्म हैंडलिंग के अंदर यहाँ पर ऊपर मैंने एक चीज जो शायद मिस कर दी, जो कि कंपोनेंट्स में ही होनी चाहिए थी, और कंपोनेंट्स में वो बेसिक्स में भी हो सकती है या रेंडरिंग में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो वो है आपके कंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो कंट्रोल कंपोनेंट जो मैंने शायद नीचे नहीं लिखा, वो भी फॉर्म हैंडलिंग का ही पार्ट है। कंट्रोल कंपोनेंट जो है वो भी फॉर्म हैंडलिंग का पार्ट है, और फॉर्म्स को कैसे हैंडल करना है वो कंट्रोल कंपोनेंट आपको बताता है। तो ये चीज भी आपको रेंडरिंग में ऐड कर लेनी है। अब जब कंट्रोल कंपोनेंट आपने समझ लिया होता है, उसके बाद जब आप ये पैकेज पढ़ते हो जिसका नाम है रिएक्ट हुक फॉर्म्स, ये पैकेज आपको उस कंट्रोल कंपोनेंट को भी और अच्छे से कैसे यूज करना है, ये कंट्रोल कंपोनेंट के अलावा कुछ कैसे यूज करना है, वो ये पैकेज आपको बताता है। तो इस पैकेज को भी आप फॉर्म हैंडलिंग में कंसिडर कर सकते हो। और फॉर्म हैंडलिंग का एक और तरीका जो है कंट्रोल कंपोनेंट, वो मैंने रेंडरिंग में लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक जब आप पहुंचते हो तब आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये जो मैं रोड मैप आपको बता रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट कुछ 1.5 से 2 महीने का है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड एंड आप कितना अच्छे से समझ पाते हो, कितना टाइम दे पाते हो। अगर आप हर हफ्ते में एक दिन देते हो तो फिर 6 महीने भी लग सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि रोज के आप 3 घंटे तो दे रहे हो, तो 1.5 से 2 महीने में आप इसको कवर कर सकते हो। तो अब जब मैं यहाँ तक जो हमने पढ़ा, ये जो 7th पॉइंट था, वहां आपकी रिएक्ट इंटरमीडिएट लेवल तक की खत्म हो चुकी है। अब उसके बाद में कुछ और चीजें आती है जो कि मैंडेटरी नहीं है कि आप तुरंत ही सीख लो, क्योंकि अभी आपको रिएक्ट अच्छे से सीखनी है, और आपको रिएक्ट के अंदर किस तरीके से अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बनाते हैं ये सीखना है। बट फिर भी
अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो इसके बाद, तो फिर आप रिएक्ट में दो और चीज़ों को, या रिएक्ट में एक और चीज़ की बात करते हो जो कि है टेस्टिंग। टेस्टिंग में दो लाइब्रेरीज है, जेस्ट एंड रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरीज। ये रिएक्ट एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए बनी हुई है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है उसकी टेस्टिंग होती है, उसी तरीके से ये आपके पूरे एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए बनी हुई है। और इसको सीखकर आपके कहीं ना कहीं प्लस ही होने वाला है, कुछ इसमें नुकसान नहीं है। तो ये भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो कि जेस्ट एंड रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरीज, इन दोनों में से कोई भी एक आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जब यहाँ तक आपने कवर कर लिया है, उसके बाद इन केस अगर आप आगे जाना चाहते हो, तो रिएक्ट का अपना एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसका नाम है नेक्स्ट जेएस। तो इस नेक्स्ट जेएस को आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट जेएस का फिर अपने आप में एक अलग रोड मैप बन सकता है, नेक्स्ट जेएस कोई छोटी सी चीज नहीं है। तो नेक्स्ट जेएस को भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू माय सजेशन आप फिलहाल, क्योंकि अभी आपने रिएक्ट जेएस सीखा ही है, 1-1.5 महीने हुए हैं, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने और रिएक्ट पर ही अपना फोकस करके और प्रोजेक्ट्स बनाओ, जिससे आपको नेक्स्ट जेएस में जाकर ये पता चल पाए कि क्यों ये चीज एग्जिस्ट करती है। देखिए होता क्या है कि किसी भी लाइब्रेरी या किसी भी फ्रेमवर्क को यूज करना तो बहुत आसान है, बट ये समझना कि क्यों ये एग्जिस्ट करता है, या फिर ये जो चीज लिखी जा रही है वो क्यों लिखी जा रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको वो समझ में आ जाता है, वो फिर किसी भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के डिपेंडेंसी पे काम नहीं करता। उसको पता है कि रिएक्ट आज मार्केट में फेमस है, कल को हट जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ और सीख लूंगा। तो यहाँ पर फ्रेमवर्क वाला जो पार्ट है वो कवर करने के बाद आप आ जाते हो नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है बिल्ड पर। बिल्ड यानी जब आपने अपना एप्लीकेशन पूरा बना लिया है और उसको आप लाइव करना चाहते हो, तो लाइव करने के लिए आपको उसका बिल्ड बनाना पड़ता है। और ये बिल्ड जो है वो आप किसकी हेल्प से बना सकते हो, एनपीएम की हेल्प से ही बना सकते हो। ये पूरा जो मैंने आपको एक रोड मैप बताया है, ये रोड मैप आपका अराउंड 1.5 टू 2 मंथ्स का रोड मैप है, जिसमें आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है कि आप हर एक चीज को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे ही सीखेंगे। बिना प्रोजेक्ट्स बनाए आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखकर, किसी भी कोर्स को भी ज्वाइन कर लें, आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें, बिना खुद के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के आप इनमें से कुछ भी नहीं सीख सकते। तो सीखने का बहुत सिंपल सा एक तरीका है, प्रोजेक्ट्स बनाओ और सीखते हो जाओ। सो आई होप गाइज ये रोड मैप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये रोड मैप आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और भी अगर रोड मैप्स आप चाहते हो तो कमेंट में आप बता सकते हो कि किस किस चीज पे आप रोड मैप देखना चाहते हो। और इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो रिएक्ट जेएस सीखना चाहते हैं लेकिन एक प्रॉपर पाथवे नहीं पता है उन्हें, तो शायद ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।